Hello aspirants, I am Anurag. Welcome to this new session. एस्पेरेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एस्पेरेंट्स इसका एक लेक्चर मैं सैटरडे को ले चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आप जाके उस सेशन को देखें। तो एस्पेरेंट्स तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने पिछले सेशन में डेमोक्रेटिक तक कंप्लीट किया था, अभी उससे आगे चलेंगे। ठीक है एस्पेरेंट्स, तो चलते हैं आगे। यहाँ तक मैं देख चुका था, आप लोगों को डेमोक्रेटिक तक बता चुका था, तो उससे आगे चलते हैं। ठीक है एस्पेरेंट्स। एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। एस्पेरेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कैसा, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। ठीक है, और इसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, लेजिस्लेचर के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यहाँ अलग नहीं होते हैं। सेपरेशन कहाँ होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। मैं आपको, जिन भी बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके फर्स्ट लेक्चर को देखें, तभी समझ में आएगा। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल भी दिया था आपको राजनाथ सिंह का। और फिर चलिए एक बार यहाँ भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेचर, लोकसभा में बैठते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, अब यहाँ बताने का कोई राइट्स नहीं है, फिर भी मैं हल्का आपको हिंट्स दे चुका हूँ। देखिए आप आगे, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस of judiciary and absence of discrimination on the certain grounds and are the manifestation of the democratic character of the Indian polity. Aspirants, हम जैसा जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक इलेक्शन होता है, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी है हमारे यहाँ, और एब्सेंस है डिस्क्रिमिनेट करना किसी भी सर्टेन ग्राउंड पे। एक मिनट, क्या है ये, एक मिनट जरा इसे इरेज कर लेते हैं फर्स्ट में। एस्पिरेंट्स दिख नहीं रहा था इसलिए बस, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, किसी भी ग्राउंड, सर्टेन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन। एस्पिरेंट्स अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो तो उसके लिए माफ़ी, मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन ही है, मैनिफेस्टेशंस ही है, आप बाकी देख लें इसे। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. एस्पिरेंट्स ध्यान दें, टर्म डेमोक्रेसी जो है यूज किया गया है प्रीएम्बल में इन द ब्रॉडर सेंस में। ठीक है, embracing not only political but social और इकोनॉमिक के तरीके से भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, सोशल और इकोनॉमिक तरीके से भी प्रीएम्बल में यूज किया गया है टर्म डेमोक्रेसी के। दिस डायमेंशन वाज स्ट्रेस्ड बाय द डॉक्टर अम्बेडकर इन हिज कंक्लूजन स्पीच in the Constituent Assembly on 25 November 1949 in the following way: political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What social democracy mean? It means a way of life which recognize liberty, equality और fraternity. Parents आप ध्यान रखेंगे, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी। The principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items inherently. इसे separately नहीं ट्रीट कर सकते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी को। एस्पिरेंट्स आप ध्यान देते रहे। The form of a union of trinity in the sense that to be diverse one from the other is to be defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty and equality be divorced from fraternity. एस्पिरेंट्स आप ध्यान रखेंगे इस बात को, लिबर्टी जो है डिवोर्स नहीं ले सकता, किससे है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इक्वलिटी से। इक्वलिटी किससे नहीं ले सकता है, फर्टिलिटी से। आप ध्यान रखेंगे इस बात को एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं समझ गए होंगे। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड बी प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, इक्वलिटी विदाउट द लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इक्वलिटी के बिना लिबर्टी किल करता है इंडिविजुअल के इनिशिएटिव को, आप ध्यान रखेंगे।
In the same context, the Supreme Court observed in 1997 that Constitution envisioned to establish an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक. ठीक है एस्पेरेंट्स, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ. एस्पेरेंट्स ध्यान दें, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इस बात को ऑब्जर्व किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्वेजन है एस्टेब्लिश किया गया है इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर. इगैलिटेरियन का मतलब होता है एस्पेरेंट्स द प्रिंसिपल दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स. ठीक है, द प्रिंसिपल दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स. ठीक है, सबके लिए इक्वल राइट्स होना चाहिए. एवरी सिटीजन के लिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इन सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक. ठीक है एस्पेरेंट्स, आगे देखते हैं. फिफ्थ पॉइंट है रिपब्लिक. ये डेमोक्रेटिक का ही पार्ट था. ठीक है एस्पेरेंट्स, और आप इसे मैनिफेस्टेशन ही पढ़ेंगे. ठीक है, मैनिफेस्टेशंस भी पढ़ेंगे. एस लगा हुआ है. ठीक है एस्पेरेंट्स, अगर तब उच्चारण में वो गलती हो गई हो तो माफी, प्रोनाउंसिएशन में. चलिए आगे देखते हैं. रिपब्लिक, a democratic polity can be classified into two categories, monarchy and republic. monarchy यहाँ पे राजा का शासन होता है और रिपब्लिक यहाँ पे रिपब्लिक यानी इलेक्टेड हेड होते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड हेड होते हैं. तो रिपब्लिक हम आपको बता चुके हैं. आगे और हम पढ़ते हैं. इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग और क्वीन. मैं आपको बता चुका हूँ एस्पेरेंट, मोनार्की में जो होता है हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? किंग, राजा या रानी. एंजॉय ए हेरिडेटरी पोजीशन. हेरिडेटरी पोजीशन मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा. ठीक है, दैट इज ही कम इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन. मैं आपको बता चुका हूँ राजा का बेटा ही राजा होगा. सक्सेशन अपने ऑफिस में आएंगे वो सक्सेशन के थ्रू. एग्जाम्पल ब्रिटेन, ब्रिटेन में ऐसा होता है. ठीक है, इन ए रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड. मैं आपको बता चुका हूँ एज पेरेंट्स, रिपब्लिक में जो हेड होंगे स्टेट के वो ऑलवेज इलेक्ट होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड के लिए. जैसे कि हमारे यहाँ इनडायरेक्टली होते हैं कब, कितने पीरियड टाइम के लिए? 5 साल के लिए. एग्जाम्पल यूएसए में भी ऐसा होता है. Therefore, the term republic in our preamble indicate that India has an elected head called the president. इंडिया के पास elected head है कौन? president. He is the elected indirectly for a fixed period of 5 साल. ठीक है. A republic also means two or more things. One, vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like a king. ठीक है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे आप. Second, the absence of any privileged class and hence all the public offices being open to every citizen without any discriminations. Aspirants ध्यान रखेंगे. रिपब्लिक में जो होता है दो मोर थिंग रहता है. दो मोर थिंग यहाँ पे बताया गया है. यहाँ पे पहला कहा जाता है वन वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवर्निटी जो होता है वो पीपुल के लिए होता है, सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं होता जैसा कि किंग के लिए होता था. ठीक है. सेकेंड कहता है अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास. अब्सेंस होता है एनी प्रिविलेज क्लास एंड हैंस ऑल द पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन. जितना भी पब्लिक ऑफिसेज है वो ओपन किसके लिए है? एवरी सिटीजन के लिए है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. जस्टिस है 6 पॉइंट, हम जस्टिस को डील करेंगे. ठीक है एस्पिरेंट्स. एस्पिरेंट्स ध्यान दें, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेस द 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म. ठीक है, जस्टिस का प्रीएम्बल में 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. ठीक है, सिक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है, सिक्योर करता है बहुत सारा प्रोविजन फंडामेंटल राइट का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के. ठीक है, सोशल जस्टिस डिनोट द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, सेक्स एंड सो ऑन. ठीक है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे. सोशल जस्टिस जो है इक्वल ट्रीटमेंट बताता है, इक्वल सिटीजन, सभी सिटीजन्स के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के. और डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन होगा ये सब याद रखेंगे आप. ठीक है पेरेंट्स, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन. ठीक है,
It means absence of privilege being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of backward class, SC, ST, OBC and women. ठीक है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे इस बात को. Absence रहता है privilege being extended to any particular section of the society. ठीक है, और जो है इम्प्रूवमेंट के लिए हम SC, ST और OBC और वुमेन कंडीशन के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ बात करता है सोशल जस्टिस. ठीक है पेरेंट्स, अब ध्यान रखेंगे. तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है. इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे लोगों के साथ, किस बेसिस पे? इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे. ठीक है एस्पेरेंट्स, एस्पेरेंट ध्यान दे. इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, एलिमिनेट मतलब बेसिस क्या क्या रहेगा? वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिस पे नहीं किया जाएगा. ठीक है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ठीक है, कॉम्बिनेशन जो होता है एस्पेरेंट्स ध्यान दे इसको, कॉम्बिनेशन जो होता है सोशल जस्टिस का और इकोनॉमिक जस्टिस का, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं. ध्यान देंगे. पॉलिटिकल जस्टिस को देखते हैं. आइए. इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट. ठीक है, सभी सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट है, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइसेज इन द गवर्नमेंट. ठीक है एस्पेरेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं. द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन 1917. कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है आइडिया को, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को. ठीक है एस्पेरेंट्स, चलिए आगे देखते हैं. आगे है लिबर्टी. एस्पेरेंट्स लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडमली आप कहीं जा सकते हैं. ठीक है, फ्रीडमली आपको कोई रोकने टोकने मतलब नहीं, फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट. ठीक है, लिबर्टी. आइए देखते हैं लिबर्टी में क्या है. द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल. मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी रोक टोक नहीं, जहाँ इच्छा हो वहाँ आप घूम टहल सकते हैं, उसी का मतलब होता है लिबर्टी. एंड द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. ठीक है पेरेंट्स, द प्रीएम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट. प्रीएम्बल सिक्योर करता है सभी सिटीजन को भारत में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का. ठीक है, थ्रू देयर फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन. इन सभी चीज जो होती है, कौन कौन चीज? लिबर्टी किस चीज को है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, इन सब को प्रीएम्बल सिक्योर करता है. ठीक है, फंडामेंटल राइट के द्वारा, और इसका वायलेशन होने पे आप कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है पेरेंट्स, लिबर्टी एज एलेबोरेटेड इन द preamble is very essential for the successful functioning of the Indian democratic system. ठीक है पेरेंट्स, लिबर्टी को एलेबोरेट किया गया प्रीएम्बल में, वेरी एसेंशियल और सक्सेसफुल फंक्शनिंग इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में. ठीक है, however the liberty does not mean license to do what on likes and has to be enjoyed within the limitation mentioned in the constitution itself. ठीक है पेरेंट्स, इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसेप्ट बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. कहा गया है ब्रीफ में, लिबर्टी जो है, ठीक है, प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट का एक एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड. ठीक है, एक बार इस बात को और समझते हैं एस्पेरेंट्स. ध्यान देंगे आप. कंसीव्ड का मतलब होता है टू थिंक ऑफ ए न्यू आइडिया और प्लान. ठीक है, तो लिबर्टी कंसीव्ड करता है नए आइडिया और प्लान को प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट में, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. ठीक है, द आइडियाज ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ आवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन. कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. इससे पहले वाला कहाँ से लिया गया था बताइए, कहाँ से लिया गया था इससे पहले वाला? ये तो फ्रेंच से लिया गया. एक मिनट इस पर, ये लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन से.
ठीक है, ये कहाँ अपना भाग गया, हाँ ये लिया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कब हुआ था ये? 1789 से 1990। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं लिबर्टी के बाद। इसके बाद देखेंगे हम इक्वालिटी को। ठीक है, आइए देखते हैं इक्वालिटी में क्या सब है। द टर्म इक्वालिटी मींस द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको, मतलब इसका मतलब है ऑब्सेंस रहेगा, स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है पेरेंट्स, एंड प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और एडुकेट अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, सभी इंडिविजुअल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। द प्रीएम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रीएम्बल सिक्योर करता है सभी सिटीजन को भारत में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को। दिस प्रोविजन embrace the three dimension of equality: civic, political and economic। ठीक है पेरेंट्स, आगे देखेंगे। The following provision of the chapter on the fundamental right ensure civic equality। आइए इसमें क्या क्या है देखते हैं। फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 है ये। प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 कहता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 है। एस्पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, इन सभी आर्टिकल्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, आप बस ध्यान रखें ये आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। There are two provisions in the Constitution that seek to achieve political equality. One, no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral roll on the grounds of religion, race, caste और sex, आर्टिकल 325 कहता है। और दूसरी कहता है election to the लोक सभा and the state assemblies to be on the basis of adult suffrage, यह आर्टिकल 326 कहता है। एस्पेरेंट्स, इस बात को हम समझते हैं। दो प्रोविजन है संविधान में अचीव करने का पॉलिटिकल इक्वलिटी को। पहला था कोई भी पर्सन डिक्लेयर नहीं कर सकता इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पे किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कहा गया है इलेक्शन जो होगा लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का, जिसे आप विधानसभा कहते हैं, टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मैं आपको बता चुका हूँ, 18 वर्ष से ज़्यादा वाले व्यक्ति वोट देंगे, ये आर्टिकल 326 में है। ठीक है पेरेंट्स, तो आगे देखते हैं। द DPSP, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 39 है उसका सिक्योर करता है मैन और वोमेन को इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 जो है DPSP का, वो कहता है महिला और पुरुष जो भी है उन्हें इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल वर्क का। ठीक है, ध्यान रखेंगे पेरेंट्स। इसी का 9 पार्ट में फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मैं आपको बता चुका हूँ भाईचारा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ बाय सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलता है सेंटर और स्टेट का। USA में सेंटर और स्टेट का दो अलग अलग सिटीजनशिप होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसे और आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद यूनियन टेरिटरी इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सिटीजनशिप। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A से डेट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड। हमें प्रमोट करना है कॉमन भाईचारा। ठीक है, हर एक सिटीजन का ये ड्यूटी है। ठीक है, among all the people of India transcending religious, linguistic, regional, sectional wise diversities. ठीक है पेरेंट्स, the preamble declared that fraternity as to assure two things। preamble जो डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी को, उसका एश्योर करता है दो चीज को। आइए देखते हैं क्या क्या है। the dignity of the individual पहला है, and the unity and integrity of the nation। ठीक है, the word integrity
हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है एस्पिरेंट्स, ध्यान देंगे इस बात को आप, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लिया जाता है वन वर्ड में। 42वां संशोधन संविधान करके 1976 में हम फैटर्निटी को ऐड किए थे प्रीएम्बल। ठीक है एस्पिरेंट्स, अकॉर्डिंग टू के मुंशी, ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इन्होंने डिग्निटी के बारे में बताया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस मैंने स्लाइड में ऐड कर दिया, आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने बताया था क्या होता है इंडिविजुअल का डिग्निटी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस देखेंगे प्रीएम्बल का। द प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट्स। प्रीएम्बल जो है एस्पिरेंट्स एम्बॉडीज करता क्या, बेसिक फिलोसफी को, फंडामेंटल वैल्यूज को, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस। ठीक है, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मतलब कंटेंस ये रखता है ग्रैंड और नोबल विजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन था हमारा फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं बता चुका हूँ। इन द वर्ड ऑफ सर अलादी कृष्णन अय्यर, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे। ये जो सर अलादी कृष्णन अय्यर साहब थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और इन्होंने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया संविधान को बनाने में। ठीक है, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और डीम्ड टू सोलम। ठीक है, according to K.M. Munshi, a member of drafting committee of the Constituent Assembly, the preamble is to horoscope of our sovereign democratic republic। ठीक है, के.एम. मुंशी साहब ने इस बात को बताया कि हमारा प्रीएम्बल जो है हॉरोस्कोप है, सोवरेन डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गवा, अनदर मेंबर थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, समड अप द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन द फॉलोइंग वर्ड। इन्होंने बताया कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे, किसने बताया था, ये थे ठाकुर दास भार्गवा। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गवा। ठीक है, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है एस्पिरेंट्स, इट इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए जेवल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए प्रॉपर यार्ड डिस्ट्रिक्ट विथ विच वन कैन मेजर विथ वॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है एस्पिरेंट्स, ध्यान रखेंगे आप, इन सब बातों को बताया किसने, पंडित ठाकुर दास भार्गवा ने। चलिए एस्पिरेंट्स आगे देखते हैं। एस्पिरेंट्स एक भी वर्ड को छोड़ा नहीं जा रहा है, आप ट्रस्ट करें हम पे और खुद पे। सर अर्नेस्ट बैकर, ए डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पेड ए ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, एक अर्नेस्ट बैकर थे, ये शायद इंग्लिश ही है, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इन्होंने ट्रिब्यूट किया पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर प्रीएम्बल को। ठीक है, ही डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा, डिस्क्राइब किया प्रीएम्बल को कि प्रीएम्बल जो है की नोट है, इस 13 का आप इग्नोर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का। इस बात की नोट है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, आप बस इतना याद रखें। इस बात को किसने कहा, सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। He was also moved by the text of the preambles that he quoted it at the opening of his popular book, Principle of Social and Political Theory in 1951। इन्होंने मूव किया टेक्स्ट प्रीएम्बल का, that he quoted it at opening of popular book। ठीक है, इन्होंने कहा पॉपुलर बुक का ये टेक्स्ट है, प्रिंसिपल है सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी का। ठीक है, एम Hidyatullah, a former Chief Justice of India, observed preamble resemble the Declaration of Independence of the United States of America, but is more than a declaration। ठीक है पेरेंट्स, इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है क्या है, सोल है हमारा संविधान का, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। इसी पे हमारा पॉलिटिकल सोसाइटी जो है lays down है। इट कंटेन्स ए सोलवेंट रिजॉल्व विच नथिंग बट रिवॉल्यूशन कैन। ठीक है,
ये बात कौन बताया था? एम हदायुल्लाह, जो फॉर्मल चीफ जस्टिस थे, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन बातों को, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, इस बात पे बवाल हो गई थी। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज अबाउट द प्रीएम्बल इज एज वेदर इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। एक केस आया था, बेड़ा-बेड़ी यूनियन का केस आया था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड thus is key to mind the maker of the constitution. Further, where the term used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistant and interpretation may be taken from the objectives inside in the preamble. Despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court especially opined that the preamble is not a part of the Constitution. ठीक है, बेड़ा आप इतना बस ध्यान रखें, इतना मत आप ध्यान रखें। बेड़ा बूढ़ी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है किसका, संविधान का। अब ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद 1960 में, फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, केशवानंद भारती का केस। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द अर्लियर ओपिनियन। कौन सा अर्लियर ओपिनियन? जो बेड़ा-बड़ी यूनियन केस के सामने सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा जो प्रीएम्बल जो है पार्ट है संविधान का। इट ऑब्जर्व दैट द प्रीएम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल, ठीक है। इस पर ध्यान रखेंगे, बेड़ा-बेड़ी यूनियन केस में प्रीएम्बल पार्ट नहीं था संविधान का, ऐसा किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 1973 में केशवानंद भारती के केस में कहा प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और हम इसे अमेंड भी कर सकते हैं, बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं चेंज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आया LIC ऑफ इंडिया का केस 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगेन प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब कहा गया था? LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। ध्यान रखेंगे आप, काफी बार पूछ लिया जाता है। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल वाज आल्सो इनेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है, अदर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अदर पार्ट की तरह प्रीएम्बल को भी इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। दिस रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रीएम्बल एट द एंड was to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly, ठीक है। While forwarding the preamble for votes, the president of the constituent assembly said the question is that preamble stands part of the constitution. The motion was then adopted. Hence the current opinion held by the Supreme Court that the preamble is a part of the constitution. ध्यान रखेंगे इस पेरेंट्स, preamble पार्ट है हमारे संविधान का, आप इतना समझे, ठीक है। इज एन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है पेरेंट्स। हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड, तो बात को आप नोट करें। द प्रीएम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रीएम्बल जो है ना सोर्स है पावर का लेजिस्लेचर के लिए और ना ही प्रोविड करता है पावर लेजिस्लेचर को, ठीक, दोनों बात लिख दी गई है। इट इज नॉन जस्टिसेबल, सेकेंड बात यह है कि ये नॉन जस्टिसेबल है किसके? DPSP की तरह। डेट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, मतलब वायलेट होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ अमेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन एज टू फॉर वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368। जिस तरह से संविधान के किसी भी भाग को आर्टिकल 368 के तहत हम अमेंड कर सकते हैं, उसी तरह प्रीएम्बल को भी कर सकते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरिकल, और ये कब कहा गया था? केशवानंद भारती के केस में 1973 में। इट वाज एट दैट द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये संविधान का पार्ट नहीं होता तो हम इसे अमेंड नहीं करते, लेकिन ये पार्ट है तो इसे हम अमेंड करेंगे। द petitioner contend that the amending power in article 368 cannot be used to destroy or damage the basic element, but basic structure को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, जो भी है उसे नहीं चेंज करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं चेंज करेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। इस पर अब ध्यान रखेंगे, आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट स्टेटेड that the opinion tendered by it the Beda-Bedi Union 1960 in this regard was wrong
ये सब डील कर चुके हैं एस्पिरेंट्स। बेराबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल पार्ट नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस कब 1960 में, और केशवानंद भारती के केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है और इसे हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, और एक बार हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कब, 1976 में। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 3 वर्ड हमें ऐड किए थे प्रियम्बल में। आप ध्यान रखेंगे कौन कौन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार और मैं बता रहा हूँ। 42वां संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी के दौरान हमने 3 वर्ड को ऐड किया था प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, SSI याद रखें आप। ठीक है, SSI, SSC होता है ना, तो आप आई याद रखेंगे। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, इसको हम 3 वर्ड अमेंड करके प्रियम्बल में रखें। ठीक है, तो कोई पूछे तो कहिएगा प्रियम्बल अमेंड होता है। कुछ नोट्स एंड रेफरेंसेस भी दिया गया है जिससे प्रियम्बल को मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है एस्पेरेंट्स, यूएनओ का इंडिया पार्ट बना था 1945 में। एस्पेरेंट्स, ये प्रियम्बल चैप्टर यहाँ खत्म होता है। कुछ नोट्स एंड रेफरेंसेस में मैं आपको दे चुका हूँ, आप इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है एस्पेरेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। एस्पेरेंट्स, सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा आपका, उसके बाद हम इस सेशन को आज वाइंड अप कर देंगे। ये सत्यमेव जयते हैं, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये महात्मा गांधी साहब है, हमारे देश के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। एस्पेरेंट्स, कोविड-19 का केस थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ध्यान देंगे आप। हमें बीट करना है कोविड-19 को, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। वॉश करना है इनको फ्रिक्वेंटली, यूज कीजिए मास्क को, अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेस पे जाने से, ज़रूरत हो तभी जाइए आप। विटामिन सी लीजिए और मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस। तो एस्पेरेंट्स, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा एम लक्ष्मीकांत का उसके साथ। ठीक है एस्पेरेंट्स, तो चलिए मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद।